कोहबर की शर्त भाग 6। जिस वर्ष सोना में बाढ़ न आती, उस वर्ष बलिहार के पास पड़ोस के गांव की सरेह में भदई कसकर होती थी। अगर बाढ़ आ गई तो हजारों बीघों में छाती भर ऊंची फसल गंगा की गोद में चली जाती। इन खेतों में भदई बोना जुए का खेल था। सब कुछ जानते हुए भी इन गांवों के अधिकतर लोग ये जुआ प्रति वर्ष खेलते थे। 20 बिगवा खेत की अपील माल की बड़ी अदालत में हो गई थी, किंतु अचलगढ़ का जमींदार 20 बिगवा पर कब्जा कर लेने की ताक में लगा हुआ था। दमरी उसावन के बाद जब लोगों की खलिहानें उठ गईं, तो बैसाख के आरंभ में ही काका ने गांव का बिटोर किया। जामुन वाली परती में सांझ के समय सूरज डूब जाने के बाद गांव के बड़े बड़े तथा नवहियों की जुटान हुई। पहले 20 बिगवा में भदई नहीं बोई जाती थी। काका ने बिटोर में प्रस्ताव रखा कि इस वर्ष इसमें भदई बोई जाए और लगन से खेती की कुड़ाई हो। गांव के बहुत से लोग मजदूरों से 20 रुपए बीघे की दर से अपने खेत कुड़वा लेते थे। काका के प्रस्ताव पर लोग हंसे। काका ने खड़े होकर कहा, 20 बिगवा को अगर बचाना है तो जैसे मैं कहता हूँ, गांव भर को उसमें मदद देनी पड़ेगी। अदालत कानून अब तुम ही हो गए। सोमेश्वर मिसिर बोले, अदालत कानून के नाम पर खेती की सारी आमदनी तो हड़प गई कृपा निधान। अगर बिहंसी न होती तो हिसाब की बही भी न मिलती। अब दाल भात में ऊंट का ठेहुन बनोगे तो ठीक ना होगा। बाढ़ बाढ़ गए, 9 हाथ का पगा भी लेते गए। न करेंगे न दूसरों को करने देंगे। सोमेश्वर मिसिर चुप लगा गए। काका फिर बोले, हमारी राय है कि गांव के 20 आदमी रोज खेत कोड़ना शुरू कर दें। घर पीछे एक आदमी अपनी पारी पर रोज खेत कोड़ने जाए। गांव में जितने घर हैं, उनके हिसाब से एक घर की पारी 7 दिन में एक बार आएगी। पारी आरी बांधने चलाने की झंझट कौन संभालेगा? किसी ने कहा, सब मैं कर लूंगा। इसका भार मुझ पर रहेगा। बस गांव हमारी पीठ पर तैयार रहे। काका अपना जनेऊ निकाल कर बोले, अचलगढ़ के जमींदार अदालत से भले जीत लें, खेत पर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन करना क्या होगा? करना ये होगा, काका बोले, गांव के लोग अपने इस खेत को बोएं। 20 बिगवा खेत की आमदनी कम नहीं होती। आधी आमदनी घर पीछे बांट दी जाए, बाकी का आधा मुकदमे की पैरवी में लगे, बाकी गौंची धर्म के खाते में जमा हो। गांव को अगर विश्वास हो तो आमदनी खर्च का हिसाब मैं करने को तैयार हूँ। बिटोर में आए हुए लोग सोचते हुए आपस में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। काका हिमालय की सी दृढ़ता से भीड़ के बीच में खड़े होकर चारों ओर ताकते रहे। कुछ देर तक जब कोई न बोला तो काका फिर बोले, हाँ या ना ही का जवाब तो गांव की ओर से मिलना ही चाहिए। खेत 20 बीघे का है, गांव के मान का सवाल ऊपर से है। सब लोग चुप होकर एक दूसरे से फुसुर फुसुर बतियाते रहे। काका कोई उत्तर न पाकर फिर बोले, या तो गांव हाँ करे या कोई दूसरा उपाय रखे। अच्छा, हम लोगों को काका की बात मंजूर है। गांव के 2-4 नवही और 1-2 प्रौढ़ व्यक्ति एक साथ ही बोल पड़े। फिर बाकी लोग भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। उसी समय काका भीड़ में बैठे हुए 20 आदमियों के नाम बोलकर बोले, कल अच्छा दिन है, ये लोग भोर में 20 बिगवा कोड़ने पहुंचेंगे। लोगों ने मंजूरी दे दी। बिटोर उठ गया। उसी समय अपने खंड में आकर काका ने गांव भर के घर जनवा की एक फेहरिस्त बना ली। भोर में उठकर जिस जिसको जाना था उसे खंड में जाकर जगह आए। 20 आदमी थे। 21वें काका स्वयं अपनी कुदाल लिए 20 बिगवा में पहुंच गए। कतार में खड़े 21 आदमियों की कमर भर ऊंची बेंत वाली कुदालें सिर के ऊपर उठकर खेत में धंसती तो धरती जैसे दहल जाती। ऐसा प्रतिदिन होता। दूसरे दिन जिसकी पारी होती, काका सांझ को ही उसके घर जाकर बता आते और स्वयं भी खेत पर नित्य जाते। दिन भर इधर उधर व्यर्थ बैठे रहने वाले, विशेषकर चैत बैसाख की लगन के दिनों में रोज नाच गाना देखने की टोह में लगे रहने वाले काका के जीवन में ऐसा परिवर्तन देख गांव के लोग बेहद अचरज करते। किंतु काका थे जो 20 बिगवा की चिंता में सोते, 20 बिगवा की चिंता में जागते।
अड़ोस पड़ोस के गांव में एक से एक बढ़कर नाच नौटंकियां आईं। लोगों ने चलने का लालच भी दिया, किंतु काका ने सुना और हंसकर टाल दिया। किसी ने बहुत जोर दिया तो बोले, हमारे लिए नाच नौटंकी तो अब 20 बिगवा है यारो। गांव की आन रही तो बहुत नाच नौटंकी देखने को मिलेगा। 4-5 दिनों के बाद लोगों में न जाने कहां से इतनी लगन समा गई कि बिना बुलाए बिना पारी के लोग खेत कोड़ने जाने लगे। 20 की जगह 30-30, 40-40 आदमी खेत कोड़ने आने लगे। गांव भर में काका ने जैसे शंख ध्वनि फूंक दी। 10-10 साल के बच्चे तक ललकार उठे। कोड़ने वालों के संग झुंड के झुंड बच्चे भी जाने लगे। बड़े लोग खेत कोड़ते, लड़के दूबे चिखुरते, ढेले फोड़ते। दिन भर कुड़ाई, सांझ को दिन डूबने के बाद जामुन वाली पलती में गांव के लोगों की जुटान और केवल 20 बिघवा की चर्चा। सिर पर अंगोछा, घुटने तक मुड़ी हुई धोती पहने 40-40 आदमियों की कुदालें सिर से ऊपर एक साथ उठकर खेत में गड़ती तो देखते ही बनता। कभी तो अचलगढ़ के लोग जैसे तमाशा देखने आते। 20-22 दिनों की मेहनत में खेत कोड़ दिया। धूप भी चिकुर कर लड़कों ने साफ कर दी। खेत एक मेड़ से दूसरी मेड़ तक करैल माटी के बड़े बड़े ढेलों से भर गया। बलिहार के लोगों ने चैन की सांस ली। काका को लगा यज्ञ का पहला चरण समाप्त हुआ। उसके बाद आषाढ़ की पहली बरसात में ही 20 बिगवा के करैल माटी के ढेले फूटकर छितरा गए। दूसरी तीसरी बार की बरसात में तो खेत फूल की तरह खिल उठा। काका घूमने जाते तो खेत देखकर उनकी छाती गज भर की हो जाती। भदई बोने का सवाल आया तो कुछ लोगों की राय हुई कि इसमें भदई न बोकर इकट्ठे कतिकी में ही बुवाई की जाए, किंतु काका इस बार फिर गरजे, 20 बिगवा बोया जरूर जाएगा। गांव अगर बीज का दाम न देगा तो मैं दूंगा। और खेत में जनेरा बो दिया गया। देखते देखते छाती भर फसल उगाई। गांव उसी तन्मयता से सोनी निगरानी करता रहा। 6-6, 7-7 फीट के जनेरा के पौधे खेत में लहराने लगे और जब एक एक पौधे में दोहरी तिहरी बालें लगने लगी तो बलिहार वालों की छाती जुड़ाने लगी। संयोग से ऐसा हुआ कि उस साल सोना में बाढ़ न आई। काका का ललाट 2 अंगुल और चौड़ा हो गया। रात को अगोरने के लिए खेत में 20 ऊंची ऊंची मचाने गड़ गईं। लोग अपनी अपनी पारी पर रात को खेत अगोरने लगे। 20 बिगवा ने सोना उगल दिया। काका के खलिहान में सैकड़ों मन जनेरा का टाल लग गया। गांव भर का पिटोर कर काका ने आधा अनाज बराबर बराबर गांव के प्रत्येक घर में बंटवा दिया। आधा बेच दिया गया और रुपए मुकदमे के खर्च के लिए काका के पास जमा हो गए। जनेरा कट बिक जाने के बाद काका के मन में अपार हर्ष समा गया। बड़े विश्वास से वो 20 बिगवा के मुकदमे की पैरवी करते। क्वार भर तो सभी लोग इत्मीनान से रहे। सोचते थे कि कार्तिक में इस खेत को फिर से अच्छी तरह जोतकर गेहूं बोया जाएगा। कार्तिक में ही मुकदमे की तारीख पड़ी। आशा से पहले ही फैसला हो गया। बलिहार मुकदमा हार गया। काका का सारा उत्साह 2-3 दिनों के लिए ठंडा पड़ गया। न किसी के यहाँ जाना, न किसी से बोलना, चुपचाप अपने खंड में पड़े रहते। गांव के लोगों ने उनकी उदासी का कारण समझ उन्हें समझाया, पर काका थे कि खेत की चिंता में डूबे तो डूब गए। जामुन वाली परती में गांव का बिटोर हुआ। लोगों ने तय किया कि चाहे जैसे भी हो, अचलगढ़ के ठाकुर को खेत पर कब्जा न करने दिया जाए। खेत उसी तरह जोता बोया जाए। काका इस बार कुछ न बोले। अचलगढ़ के ठाकुर को इस बात की भनक मिल गई। डिग्री हो गई थी, इसीलिए उसने कार्तिक में खेत जोतने बोने का निश्चय किया। बलिहार के भी जासूस ठाकुर का हल चढ़ने के दिन की टोह में लग गए। दोनों ओर के भेद एक दूसरे की ओर खुलने लगे। ठाकुर अपने गांव के लठैतों के साथ हल बैल लेकर 20 बिगवा पर आ पहुंचा। इधर से बलिहार के लोग भी लाठी भाले के साथ खेत पर बाढ़ की तरफ फैल गए। खेत की एक डडार पर बलिहार के लोग, दूसरी डडार पर अचलगढ़ के लोग लाठी भाले से लैस खड़े थे। हाँ, अचलगढ़ के लोग कम थे, जो थे
वो ठाकुर के किराए के आदमी थे। इधर बलिहार के बच्चे बूढ़े तक सब उमड़ पड़े थे। खेत के बीच में ठाकुर के हल बैल आ गए। साथ में 5-7 आदमियों के साथ ठाकुर आगे बढ़ा। इधर से 4-5 आदमी और डोल से बंधे हुए लोटे में भरा जल लेकर निहत्थे काका काका और ठाकुर में बातचीत होने लगी। ठाकुर बोला, देखिए तिवारी जी, आप लोग मुकदमा हार गए हैं, तब खेत पर कब्जा क्यों नहीं करने देते? मुकदमा किस बात का हारे हैं ठाकुर? इस 20 बिघवा खेत का, जिसे डुमराव महाराज ने मुझे पट्टा लिख दिया है। और ठाकुर ने पट्टे का कागज काका को खोलकर दिखा दिया। ये पट्टा लिख देने से कुछ नहीं होगा ठाकुर। डुमराव महाराज के बाप ने जिस 20 बिघवा खेत को बलिहार को माफी दे दान कर दिया था, उस खेत का पट्टा लिखने का उनके लड़के को कोई अधिकार ही नहीं है। ये तो कानून की बात है तिवारी जी, इसका फैसला अदालत से हो चुका है। हुआ होगा, लेकिन इस खेत के सहारे जीने वाले बलिहार के लोगों का पेट अब कैसे भरेगा? इसका फैसला तो अदालत ने किया ही नहीं। अरे तो हम क्या करें? तुम उसका फैसला करो। मैं? ठाकुर हंसा। हाँ, तुम्हें ही फैसला करना होगा। तुमको ही बताना पड़ेगा कि हर साल बलिहार की गरीब दुखी बेटियों की मांग में इस खेत के कारण सेनुर पड़ता था, अब क्या वो कुंवारी रहेंगी? जो विधवा असहाय औरतें इसके सहारे पलती थी, वो किसका आसरा देखेंगी? स्कूल और गांव के मंदिर का खर्च अब कहाँ से आएगा? ये तो तुमको बताना पड़ेगा। सारी दुनिया का ठेका मैंने ही लिया है क्या? 20 बिघवा का तो लिया है। जरूर, तो ठेका अधूरा क्यों रहे? पूरा ले लो। जिनकी महतारी के मालिक बने हो, उन बच्चों का भी भार संभालो। काका की व्यंग भरे स्वर में अपार दृढ़ता थी। पीछे से बलिहार के लोग काका की पीठ पर उफन आए थे, किंतु हाथ के इशारे से काका हर बार उन्हें रोक देते थे। तिवारी जी, बहस न करें, खेत जोतने की साइद बीती जा रही है। खेत जोतोगे कैसे ठाकुर? सैकड़ों वर्षों से जेठ बैसाख के ताप में जो खून पसीना बहा के जोत बोके इसके ढेले फोड़ फोड़ के अपना पेट पालते आए हैं, तुम समझते हो वो इसे आसानी से छोड़ देंगे? काका के स्वर में तेजी आने लगी। छोड़ना तो पड़ेगा ही तिवारी जी, खेत निकालने के लिए ही तो मैं आज यहाँ आया हूँ। किसी की धरती और बेटी निकाल लेना खिलवाड़ नहीं है ठाकुर। मैं हर बात के लिए तैयार होके आया हूँ तिवारी जी, लेकिन तुम आगे आगे क्यों बोल रहे हो? खेत तुम्हारे अकेले का तो है नहीं। अकेले का होता तब तो तिवारी तुम्हारी परछाई ढूंढने तक ना आते। ठाकुर, ये गौंजी खेत है। काका ने अभिमान से तन कर कहा। चाहे जिसका भी हो तिवारी जी, हल के आगे से हटो, खेत पर हल चलने दो, साइद बीत रही है। ठाकुर झुंझला कर बोला, हल नहीं चल सकता ठाकुर, तुम्हारे ऊपर खून चढ़ा है तो यही सही। काका ने चेतावनी दी। हल चल के रहेगा तिवारी, आज खेत जुत के रहेगा। ठाकुर जोश में आ गया। तो मैं भी हल के सामने से नहीं हटूंगा, चलाओ मेरी देह पर हल। और काका हल के आगे बेड़े लेट गए। अरे ये बामन मरेगा क्या? रमचिजुआ, ठाकुर अपने हलवाहे से बोला, पकड़ के इन्हें अलग कर दो। हलवाहा काका को हटाने बढ़ा तो बलिहार की भीड़ पीछे गरज पड़ी, खबरदार जो काका को हाथ लगाया। हलवाहा डर कर पीछे हट गया। तू चला हल, देखा जाएगा। ठाकुर ने हलवाहे को आदेश दिया, किंतु अपने सिर पर बलिहार वालों की सधी हुई लाठियां देख रमचिजुआ जहां का तहां खड़ा ही रह गया। नमक हराम साले, हट, मैं खुद हल चलाऊंगा। ठाकुर ने हल की मूठ पकड़ी और बैलों को पैना मारा। आगे लेटा हुआ आदमी देख बैल भी पांव उठाकर फिर वहीं खड़े रह गए। ठाकुर का क्रोध और बढ़ा। उसने सड़ाक सड़ाक लगातार बैलों को पैना मारना शुरू कर दिया। हार कर बैल आगे बढ़े और काका को बचाकर लांग गए, किंतु हल का फाल काका की कोख में खच्च से घुस गया। खून फपक कर बह निकला। बलिहार की भीड़ में तूफान आ गया। सैकड़ों लाठियां एक साथ बरस पड़ी। ठाकुर के दल वाले टिक न सके। वो कहीं भागे, बैल कहीं भागे, किंतु ठाकुर पर एक साथ इतनी लाठियां पड़ी कि वो बुरी तरह घायल हो गया।
कुर्ते की जेब से पट्टे वाला कागज बलिहार के लोगों ने निकाल लिया। काका लोगों के कंधों पर लद कर आए। सारा गांव उनके आंगन में जुट गया। खून बुरी तरह निकल रहा था, फिर भी काका होश में थे। बोले, पट्टा, ये रहा पट्टा काका, हम लोगों ने ठाकुर से छीन लिया, इसे फाड़ दो। काका पट्टे का फटना देखते रहे। जब पूरी तरह फट गया तो बोले, लो, 20 बिघवा बच गया, पर जुताई बुआई खुद करना, यही हमारी बिनती है। काका ने चारों ओर खड़ी भीड़ के हाथ जोड़ दिए। भीड़ के लोगों की आंखें आंसुओं से तर, गले में हिचकियां बंधी हुई। इसमें रोने की बात क्या है भाई? एक के जाने से 20 बिघवा रह गया, तो इसमें दुख की क्या बात है? जाना तो सबको है, आगे पीछे की तो बात है। दुनिया का काम देर सवेर से तो होता ही रहता है। पानी पिलाओ। पानी पिलाने के लिए पीछे से किसी ने सहारा दे काका को कुछ ऊंचा उठाया। पेट पर जोर पड़ा, खून कुछ अधिक तेजी से निकला। काका गट गट एक लोटा पानी पी गए। खून और पतला होकर बहने लगा। काका शिथिल होने लगे, आंखें झपने लगी। फिर देखते देखते बलिहार में जैसे हाहाकार मच गया। कुछ देर तो बड़ी भाग दौड़ रही, फिर सब अपार दुख में डूबकर शांत हो गए। गली गली, आंगन आंगन, जैसे एक ही सांप डसता गया। अजीब सा भय, शंका और गहरा शोक सबके मन में भर गया। चरण पर बंधे हुए जानवरों को दाना भूसा डालने की किसी को सुध न रही। भूख से बाएं बाएं चिल्लाकर बलिहार के जानवर भी चुप लगा गए। काका की अर्थी उठी तो लगा जैसे कोई बयार गांव के बांस, जामुन, आम के पत्तों तक को सुखाकर झंझना गई। गांव भर में चारों ओर एक बेहद डरावना सूनापन बिखर गया। अर्थी जामुन वाली पलती में रख दी गई। पलती में रोज बैठने वाले काका आज जैसे लेटे हुए थे। हल्की सी कंपन की तरह हवा की बतास बही। जामुन की हरी पीली दर्जनों पत्तियां काका की देह पर और अर्थी के अगल बगल बिखर गईं। सारा गांव परती में उमड़ आया। उत्तिमा गोंड, ठकुराइन, बिहंसी, रमकलिया की माई सभी थी। अर्थी उठी तो वो हचक हचक कर रो पड़ी। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कोबर की शर्त का अगला भाग।